हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 11 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। ठीक है, उन सारी चीजों को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर का। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हम लोगों को क्या क्या टॉपिक यहां पर पढ़ना रहेगा। उन सारी चीजों को यहां पर हम लोग देख लेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, यानी आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, किसी कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उन चीजों को यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, यानी आखिर एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं किसी कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अब कहोगे ये क्या बता रहे हो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने चैप्टर नंबर 1 है पढ़ाया था। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर का, शुरुआत करते हैं यहां से। ठीक है, तो शुरुआत होगा सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज से। बेसिक देख भाई। हाँ, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर का मतलब है कि कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस रखे होते हैं उसकी कहानी क्या होगी। तो शुरुआत करेंगे हम लोग पहले वाली प्रॉपर्टी से। क्या बोल रहा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो हमेशा जीरो होती है। कहने का मतलब अगर हम कोई कंडक्टर लेके रखे हैं बढ़िया सी, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो क्या होती है, वो जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा जीरो बनती है। क्यों बनती है? देखो, मान लो हमारे पास ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारे पास एक कोई कंडक्टर रखा हुआ है, फिर हमने कहा कि इस कंडक्टर के ऊपर हम एक पॉजिटिव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। कहने का मतलब हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, यानी इस कंडक्टर के बाहर की तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। और जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं वो क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा रहे हैं कंडक्टर के ऊपर हर तरफ। ठीक है, तो इससे क्या होगा पता है? हमने जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई बाहर की तरफ कंडक्टर के, तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने एक्सटर्नल लगाई है वो पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इसी तरफ रह जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और धीरे धीरे निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक बनेगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर रह जाएंगे और निगेटिव चार्ज सेपरेट होकर उधर चले गए। ठीक है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब उसकी वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्योंकि ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इस साइड चिपक कर रह जाएंगे और निगेटिव चार्ज उस साइड भाग करके चले जाएंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से। अब जैसा कि ये कंडक्टर है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट उस डायरेक्शन में बनेगी, निगेटिव चार्ज की तरफ। अरे भाई, एक पॉजिटिवली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज सारे भाग करके इधर को आए और जिसकी वजह से निगेटिव चार्ज हमारे उस साइड चले गए। ठीक है, अब यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस कंडक्टर की, वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हो और जो अंदर की इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंड्यूस, ये इनसाइड नहीं, इंड्यूस है। क्या है? इंड्यूस है। हाँ, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की और जो बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दोगे वही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब हमने पढ़ा कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, वही कहलाती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई कंडक्टर है तो यह भी पढ़े होगे कि जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके बराबर होती है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसी भी कंडक्टर के केस में। इसका मतलब एक्सटर्नल और इंड्यूस बराबर है, यानी अगर भैया मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, इनसाइड मैंने बोला क्या? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हाँ, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 2 है और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी 2 ही रहेगी, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं कंडक्टर के केस में। तो 2 - 2 बना 0। हो, इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है किसी भी कंडक्टर की वो हमेशा 0 होती है।
प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो गया ये पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे किसी भी कंडक्टर के जो अंदर की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, वो हमेशा जीरो होती है। कैसी होती है, जीरो होती है। चलो और नेक्स्ट पॉइंट पे, एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट ईच पॉइंट। मतलब कि अगर हम कहें ठीक है, मगर हम कहें कि सरफेस है किसी चार्ज कंडक्टर का, तो वो जो सरफेस है चार्ज कंडक्टर का, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस सरफेस पे वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। नोट करो इस पॉइंट को, मैं डायग्राम से बताता हूं, ठीक है। ये इंड्यूस लिखा जो है दिख नहीं रहा है क्या, ला 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 ला, नहीं दिख रहा है, चलो बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड घटा दे बच्चे, काम बन जाएगा। दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा, कौन है, जीरो, जीरो नहीं दिख रहा है, बताना चाहिए तुमको। देखो तो इस तरीके से जो हमारी, अब दिख रहा है जीरो, हाँ दिख रहा है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं इस पॉइंट को, यहां पे हम लोग समझ लेंगे। देखो खुल जाओ यहाँ, इसका कहने का मतलब मान लो हमारे पास ये कोई सरफेस रखा है स्फेरिकल शेप में, ठीक। अब देखो अगर हमने पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी सरफेस के वो हमेशा परपेंडिकुलर जाती है। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड गई ऐसे, तो अब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे जा रही है, ज़ूम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड गई। ई साइन थीटा तो यहां बचेगा नहीं, एक क्या बचेगा, ई कॉस थीटा, यानी एंगल के अलोंग, जो एंगल के अलोंग वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे भाई ई क्या है, वेक्टर है, वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एंगल के अलोंग होता है और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट खत्म, अब ये ई ऐसे जा रही, तो एंगल के अलोंग वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है उसे हम ई कॉस थीटा बोलते हैं। तो ई कॉस थीटा जो है ये एंगल के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखो तो इनका कहने का मतलब यह है कि सरफेस के अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का। कैसे प्रूफ करें, अच्छा चलो फील लो। इसका कहने का मतलब यह है कि सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं किया जा सकता। इसको प्रूफ कैसे करें, देखो मान लो हमारे पास ये कंडक्टर का सरफेस है। अब कंडक्टर के सरफेस पे हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया सा छोटा सा तुम्हारी तरह एक सरफेस पर चार्ज रखा हुआ है। अब बताओ अगर ये कंडक्टर का सरफेस है तो कंडक्टर के सरफेस पे क्या होते हैं, बोल भाई, कंडक्टर के सरफेस पर क्या होता है, शरीफा नहीं, फ्री चार्ज होते हैं। कंडक्टर के सरफेस पर होते हैं फ्री चार्जेस। और अगर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा, यानी ई कॉस थीटा अगर जिंदा है, टाइगर नहीं, ई कॉस थीटा, ठीक है, ई कॉस थीटा अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, चार्जेस क्या होंगे, चार्जेस के ऊपर फोर्स लगने लगेगी। अब भाई सरफेस के ऊपर होते हैं चार्ज, फ्री चार्जेस होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर, यानी ये जो सरफेस पर फ्री चार्जेस हैं, ये सरफेस पर जो फ्री चार्जेस हैं, ऊपर से भाई तुम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह रहे हो, कंपोनेंट है ई कॉस थीटा। अब अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रख दोगे तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगने लगेगी, यानी चार्ज ऐसे घिर घिर सरफेस के अराउंड मूव करने लगेगा। और अगर चार्ज सरफेस के अराउंड मूव करने लगा तो जैसे ही सरफेस को छुओगे, जैसे ही सरफेस को छुओगे तुमको करंट लगेगा झटक से। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, और अगर ऐसा होता नहीं है तो इसका मतलब कोई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता होगा। क्योंकि अगर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिंदा होता, अगर टाइगर जिंदा होता तो सरफेस को छूते मान तुमको करंट लग जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह कंसेप्ट गलत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, सॉरी, जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के अलोंग अगर है तो इसका मतलब सरफेस को छुओगे तो सरफेस में करंट जनरेट होनी चाहिए। छुओ ना छुओ मतलब तो करंट मारने की बात है। कहने का मतलब है कि अगर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी चीज होती है सरफेस पर तो इसका मतलब सरफेस पर क्या होना चाहिए, करंट जनरेट होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं, करंट वगैरह तो जनरेट होता ही नहीं। इसका साफ सा मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। अरे भाई देखो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये चार्ज है यहां, अब फ्री चार्ज सरफेस पे रहते हैं तो ठीक है। अब मान लो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लगा दिए बढ़िया सी ई कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जैसे ही चार्ज आएगा, फ्री चार्ज है तो फ्री चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी,
और जब फ्री चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी तो चार्जेस कुछ मूव करना शुरू कर देंगे, और अगर चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, और अगर करंट प्रोड्यूस होगा तो सरफेस को जैसे ही छुओगे 440 वोल्ट का झटका दे देगा और वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी हम लोग की, जो भी मतलब छुएगा उस सरफेस को। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं छूने पे कि करंट मार रहा है। तो इसका मतलब ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, किसी भी तरीके का करंट नहीं जनरेट होता, इसका मतलब कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लाई करता किसी भी सरफेस पर। समझ में हटाया जाए, जुम्बा जुम्बा जुम्बा, हटा दे। चलो मैं आ रहा हूं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे, उम्मीद है समझे होगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पे हम लोग चीजों को देखते हैं, जैसे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग लाई करेगा तभी यहां पे कहानी बन सकती है, ठीक है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे। ये हम लोग का पॉइंट नंबर 2 था कि मतलब यहाँ पर चार्ज सरफेस पे है, तो इसका मतलब करंट वगैरह प्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन करंट वगैरह जनरेट हुआ नहीं, इसका मतलब किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होता सरफेस पे। हाँ, ये एक जरूर बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। इसको नोट कर लो, तो हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे आए, नोट कर भाई, पॉइंट नंबर 3। चलो पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग आ जाए भाई। चलो चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट यानी एडवांस प्रॉपर्टीज हैं, देख लेते हैं हम लोग। इसका कहने का मतलब है, ठीक है, इसका क्या कहने का मतलब है यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है क्या भाई। अब ठीक है, हाँ ठीक है। चलो तो यहां पे ये क्या कह रहा है कि जो सरफेस होता है किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर का, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया है कई बार बच्चों। देखो कहने का मतलब जो चार्ज, मान लो चार्ज्ड कंडक्टर है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज मान लो, निगेटिवली चार्ज मान लो, ये चार्ज्ड कंडक्टर है। तो किसी भी चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस होता है, जो सरफेस है, ये जो सरफेस देख रहे हो चार्ज्ड कंडक्टर का सरफेस, हमेशा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल। कहने का मतलब कि हर जगह का, ध्यान से, कोई भी अगर चार्ज कंडक्टर रखा है तो उस चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल पाया जाएगा। कहने का मतलब अगर इसे मान लो ए पॉइंट और यहां का पोटेंशियल मान लो वी है, यहां मान लो कोई है बी पॉइंट, तो यहां का पोटेंशियल भी बी होगा। यहां मान लो कोई पॉइंट सी है तो यहां का पोटेंशियल भी वी होगा। यहां कोई पॉइंट डी है तो यहां का भी पोटेंशियल वी होगा। यानी ऐसा सरफेस है कि जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ रही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहां पर हर पॉइंट की पोटेंशियल सेम होती है। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई चार्ज्ड कंडक्टर है तो चार्ज्ड कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कहने का मतलब सरफेस पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। जो ए पर पोटेंशियल होगी वही बी पर, वही सी पर, वही डी पर, वही ई पर, वही एफ पर, जेड तक ऐसे चले जाओ, ठीक है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो चेंज इन पोटेंशियल यानी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर कॉमन सेंस है तो बताओ भाई जीरो ही तो आएगा। अरे भाई मान लो V एट ए पॉइंट पे मान लो 2 वोल्ट की पोटेंशियल, हमने कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी बी पॉइंट पर ही पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बी पॉइंट पर भी जो पोटेंशियल होगा वो 2 वोल्ट ही होगा। यानी अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना पाओगे, जीरो। यानी दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हो कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यानी चार्ज्ड कंडक्टर के केस में सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगी और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस शून्य, जीरो आएगा, ठीक है। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने बहुत ही अच्छे से पॉइंट नंबर 4 की तरफ। 4 क्या है? 4 कहता है कि नो चार्ज रिसाइड्स इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर सो एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिसाइड्स ओनली ऑन इट्स आउटर सरफेस। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास हम मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कोई सा भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो हमारे पास इनसाइड कोई चार्ज है प्लस क्यू, पल्स वाली टॉफी नहीं, हमने कहा हमारे पास कोई एक चार्ज है प्लस क्यू जो कि वो कंडक्टर के अंदर है। अब अगर प्लस क्यू चार्ज कंडक्टर के अंदर है तो इसकी वजह से एक इंड्यूस चार्ज बनेगा, अंदर ही बनेगा सरफेस के, लेकिन बाउंड्री पर। इंड्यूस चार्ज क्या होगा, हमेशा अपोजिट साइन का बनता है, तो अगर बीच में प्लस है तो इंड्यूस चार्ज बन जाएगा माइनस माइनस, सरफेस के अंदर एकदम बाउंड्री पर माइनस माइनस चार्ज बन जाएगा।
और अगर यहां पर एक इंड्यूस वाली माइनस चार्ज बन गई तो बाहर की तरफ क्या बन जाएगी, बाहर की तरफ प्लस चार्ज आ जाएगी बाउंड्री पर। यानी कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर कोई सा भी चार्ज नहीं रह सकता। क्यों? ये प्लस इस माइनस को मार डालेगा, दोनों आपस में कट पिट के मर जाएंगे, अंदर का चार्ज बचा 0 और बाहर बाउंड्री पर एक चार्ज आ जाता है। हाँ, इस कंडीशन में तो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कई ऐसे केस आ सकते हैं जहां माइनस चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर कोई सा भी चार्ज नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, बाहर की तरफ कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चार्ज एकदम बढ़िया से बिछा होता है खरबूजे की तरह ठीक है, आउटर सरफेस पर चार्ज बिछा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारा आउटर सरफेस है वहां पर चार्ज कुछ ना कुछ होता है, पता नहीं कितना होता है। यहां पर पॉजिटिव माना है तो हमने पॉजिटिव ले लिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तीसरा और चौथा पॉइंट समझ में आया क्या? हटा दें, चलो भाई हटाया जाए। लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग अपने। उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। हटाओ, चलो भाई आ जाओ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि लास्ट पॉइंट होगा। हाँ, क्या कह रहा है ये पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर वेयर वी विल बी कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो किसी भी कंडक्टर के थ्रू आउट द वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, एक बहुत ही खूबसूरत सा कंडक्टर है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक कोई कंडक्टर रखा हो, दिख रहा है कंडक्टर? हाँ, मिट की ज्यादा दिख रहा है, कंडक्टर कम था, कंडक्टर रखा है। तो मान लो भाई इसका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहता है, मतलब वॉल्यूम तो समझ रहे हो कि कितना ऑक्यूपाई किया है कोई चीज, कितना एरिया ऑक्यूपाई करे हो, वही वॉल्यूम होता है। मान लो इतना एरिया ऑक्यूपाई किए हो और ये तुम्हारा है वॉल्यूम V। तो इस वॉल्यूम में जितना पोटेंशियल होगा, जितना ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, हर एक वॉल्यूम थ्रू आउट दी वॉल्यूम, ठीक है, ये क्यों लिखा मैंने ये हटा दो। हाँ, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, मतलब कितना एरिया ऑक्यूपाई करे हो वही वॉल्यूम होता है। तो उतना ही वॉल्यूम यहां भी होगा, यानी कि सरफेस पर मतलब सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जाओ, थ्रू आउट दी सरफेस, यानी सरफेस के थ्रू आउट, चाहे सरफेस के किसी कोने पे चले जाओ हिंदुस्तान से कहीं भी, हर एक पॉइंट पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, थ्रू आउट दी वॉल्यूम, मतलब हर एक जगह मतलब थ्रू आउट दी वॉल्यूम, कहीं पर भी जाओगे इस सरफेस के, इस कंडक्टर के सरफेस में कहीं भी जाओगे, मतलब इस सरफेस के वॉल्यूम में कहीं भी घूम कर जाओगे, पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट पाओगे, जो लिखा है। समझ रहे हो कि नहीं? इस कंडक्टर के थ्रू आउट द वॉल्यूम चले जाओ, थ्रू आउट द वॉल्यूम चले जाओ, ठीक है, हाँ, ये हटाओ भाई। हाँ, थ्रू आउट दी वॉल्यूम, कहीं पर कितने भी वॉल्यूम पर, इस वॉल्यूम में जाओ, थ्रू आउट द वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में, किसी भी वॉल्यूम में जाओ, हर एक वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाओगे वो कांस्टेंट पाओगे। क्या पाओगे? कांस्टेंट पाओगे थ्रू आउट द वॉल्यूम। चाहे इस सरफेस के किसी भी वॉल्यूम में चले जाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर चेंज इन पोटेंशियल निकालो, मान लो 2 पॉइंट ले लो, VA माइनस VB, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही सिंपल लॉजिक, मान लो इस पॉइंट पर वॉल्यूम V है, ये पॉइंट मान लो A है, इस पॉइंट पर भी वॉल्यूम V है, मान लो ये पॉइंट B है। अब A पॉइंट पर भी वॉल्यूम V है, B पॉइंट पर भी वॉल्यूम V है, तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालो, यानी चेंज इन पोटेंशियल निकालोगे, तो कितना आएगा? 0, यानी 0 आएगा। इसका मतलब कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट आ रहा है, थ्रू आउट दी वॉल्यूम जा रहे हो और पोटेंशियल कांस्टेंट आ रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। और एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला जानते होंगे कि डेल्टा V इक्वल्स टू इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है और कितने डिस्टेंस पे लग रही है वो dr है। ठीक है, तो अब भाई चेंज इन पोटेंशियल होता है इंटीग्रल E डॉट dr। अब अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो E भी तो 0 नहीं आएगा तो यही मेन कॉन्सेप्ट था। तो यहां पर उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? हाँ, तो उम्मीद है कि यहां चीजें समझ पाए होंगे। यहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर की सारी बातें कर ली। मैं अपनी मनहूस शक्ल लेके हटाऊं, नोट कर 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर आ जाना। चलो हाँ, तो यहां पर हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग का एक लेक्चर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस की कहानी, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है,
कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, सारी चीजों को हम लोग कैपेसिटेंस में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर जहां पर हम लोग कैपेसिटर की सारी कहानी को देखेंगे और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द आएंगे।